हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी ब्रेन से जो सिग्नल आता है किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में, तो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो उसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम लोग विजुअलाइज करें, सोचें या समझें कि नर्व सेल जो ढेर सारे लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं हमारे मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट होते हैं। अब वो ब्रांच होते हैं, उनका ब्रांच स्ट्रक्चर ही हेल्प करता है नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा ब्रेन पूरा हमारा, या पूरा जो नर्वस सिस्टम है नर्व सेल से बना हुआ है ना। तो यहाँ से मान लीजिए कोई रिस्पांस बना, ब्रेन ने कुछ बनाया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजा। इम्पल्स या ब्रेन सिग्नल किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल रिस्पांस भेजा है ना। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में इम्पल्स ट्रेवल किया। यहाँ मान लीजिए यहाँ से निकलना है एक सेल से, और फिर उस सेल का, नर्व सेल का एंडिंग आ गया, उसका लास्ट पार्ट आ गया। अब नर्व सेल के एंडिंग के बाद दूसरा नर्व सेल उसमें चेन में लगा रहेगा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, सब ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड में लगा रहेंगे। यानी एक नर्व सेल का नर्व एंडिंग दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से ऑलमोस्ट उसके क्लोज रहेगा, और वहीं पर क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्स है ब्रेन के सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है, और ये चेन वाइज पूरे बॉडी में बना रहता है। ये चेन, नर्व सेल का चेन बना रहता है, और तभी इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होता है बॉडी में, और कुछ सेकेंड में, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या उससे भी कम समय में रिस्पांस पहुंच जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे चेन में बंधे होते हैं। अगर ये गैप अगर हो जाए या चेन न रहे एक सीक्वेंस में, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकला इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और नर्व एंडिंग तक पहुँचा। उसके बाद अगला नर्व सेल है जिसके नर्व एंडिंग से उसका डेंड्राइट जुड़ना चाह रहा है, लेकिन एक बीच में थोड़ा सा गैप है। उस गैप एरिया को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और सिनेप्स क्या होता है? अ स्मॉल गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन वेयर ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स टेक प्लेस फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। ठीक है, सिनेप्स वो एरिया होता है, वो छोटा सा गैप होता है जहाँ पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आप देख रहे हैं नर्व एंडिंग है पहले वाले न्यूरॉन का, दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है जो अल्टीमेटली सेल बॉडी में डालेगा वो इम्पल्स, है ना। तो उन दोनों के बीच में जो छोटा सा गैप होता है उसी को हम लोग सिनेप्स एरिया बोलते हैं या सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि स्नैप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब पास पास, एडजेसेंट मतलब होता है पास पास, जो पास पास दो क्रम में लगे हुए, जैसे दो तो लगे नहीं रहेंगे, करोड़ों की संख्या में लगे रहते हैं। समझाने के लिए हम लोग दो समझ रहे हैं कि दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में, उसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। और वही सिनेप्स एरिया क्या करता है? हमको नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में। ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में था। फिर सिनेप्स एरिया में केमिकल बनता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में था हमारा, बहुत कम वोल्टेज, वीक वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इम्पल्स था या ब्रेन का सिग्नल था, जैसे इस गैप एरिया में आता है तो एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर कुछ इस तरह के केमिकल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जैसे ही ये केमिकल इसके पास पहुंचेगा दूसरे नर्व सेल के पास, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ इसके आगे एक और नर्व सेल आ जाएगा, फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, फिर उसको केमिकल फॉर्म में चेंज करेगा, केमिकल फॉर्म वाला अगले नर्व सेल के पास पहुंचेगा, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पहुंचेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से केमिकल एनर्जी या केमिकल इम्पल्स में फिर वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होते होते ये लॉन्ग चेन बना रहता है, और इस तरह से रिस्पांस हमारा ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन तक या बॉडी के ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर दोज केमिकल विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इम्पल्स इन द केमिकल फॉर्म। ठीक है, तो एक केमिकल इम्पल्स बोल सकते हैं इसको। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल होगा एसिटिलीन
एसिटाइल कोलिन, सॉरी, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिनेप्स एरिया में बनता है, और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेता है और दूसरे नर्व इम्पल्स मतलब नर्व सेल को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। और इस तरह से ये सिंबल, ये मतलब नर्व इम्पल्स हर एक नर्व सेल के चेन से होता हुआ, गुजरता हुआ ब्रेन से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है या बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचता है। ये सीक्वेंस है, ये प्रोसेस है नर्व इम्पल्स के ट्रांसफ़र का। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से नर्व सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज ए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल बनता है जिसका एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन, ACTYLCHOLINE, ये LINE है, LINE, एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो ये बीच का गैप है, और फिर उस केमिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र करता रहता है। और इस तरह से ये प्रोसीड होता रहता है नर्व इम्पल्स, जहाँ तक होता है जब तक कि वो इम्पल्स वहाँ तक पार्टिकुलर ऑर्गन तक ना पहुँच जाए या ब्रेन तक ना पहुँच जाए। तो ये ट्रांसमिशन का छोटा सा सिनेरियो है, हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। ओके, और सिनेप्स क्या है, एक छोटा सा बहुत ही गैप दो नर्व सेल के बीच में, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में, और ये हर मतलब हर गैप पे रहेगा, लगातार ये गैप रहेगा और लगातार ये न्यूरोट्रांसमीटर बनते रहेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गया, यहाँ पे केमिकल ये बना, ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया, फिर वापस उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में इधर कर दिया, और ऐसे ही ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसे लाखों, करोड़ों, बिलियंस, ट्रिलियंस के संख्या में नर्व सेल अटैच रहते हैं एक दूसरे से, और इस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है या ब्रेन से सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। चलिए, ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं। तो नर्वस न्यूरॉन सेल और नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद और क्या बचा है, उसके बाद क्या है, एक एक्टिविटी दिया है, उसको जल्दी से समझ लेते हैं। एक्टिविटी NCERT में दिया है। उसमें बोला है कि मान लीजिए आपके सामने शुगर है, चीनी, ठीक है, उसको टंग पे रख दिए, जीभ पे रख दिए, ठीक है, तो कैसा टेस्ट आएगा, स्वीट, है ना, स्वीट टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है। और उस समय नॉर्मल हम लोग ऐसे बैठे हैं, फिर शुगर लिए दूसरे कंडीशन में, टंग पे रखें, जीभ पे रखें, और उसके साथ क्या किए, अगली बार क्लोज्ड नॉस्ट्रिल्स, नाक बंद कर दिए, नाक ऐसे बंद कर दिए, और काम वही कर रहे हैं। इस केस में नाक वगैरह खुला हुआ था, सांस अच्छे से ले रहे थे, तो शुगर को टंग पे रखे, जीभ पे रखे, तो स्वीट टेस्ट दे रहा था। दूसरे केस में भी शुगर लिए, टंग पे उस पर रखते, जीभ पे रख दिए और नाक बंद कर दिए, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, स्वीट टेस्ट। अब इससे क्या पता चला कि देखिए जो हमारा शुगर है वो ये हमारा शुगर एक तरह का स्टिमुलस का काम कर रहा है, ये हमारा क्या है, स्टिमुलस, है ना। और जैसे ही टंग पे आ रहा है तो टंग रिसीव कर रहा है, रिसेप्टर का काम कर रहा है, और टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट बता रहा है कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा भी है, तो बता रहा है, ठीक है। तो स्टिमुलस जो है जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, रिस्पॉन्स भी वहीं से मिलता है, ठीक है। तो हमारा चीनी जो है जीभ के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जीभ ही रिस्पॉन्स करेगा, नाक से उसको मतलब है नहीं, तो नाक चाहे खुला रहे या बंद रहे, हमको तो वो स्वाद सेम ही लगेगा, क्योंकि हमारा जो रिसीवर है वो टंग है, ये रिसेप्टर है, क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन,
रिसेप्टर बोल सकते हैं या रिसीविंग ऑर्गन बोल सकते हैं। यही रिसीव कर रहा है चीनी को अपने ऊपर, है ना। तो जो रिसेप्टर है वही इफेक्ट भी दिखाएगा। और किसी ऑर्गन के मतलब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया गया एक्टिविटी में कि नाक बंद करने से इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीनी इसी कांटेक्ट में आ रहा है। तो टेस्ट बर्ड है तो वही सेम रिस्पॉन्स आएगा, स्वीट टेस्ट। ठीक है, चाहे नाक बंद करके चीनी खाएं या आँख बंद करके खाएं या कान बंद करके खाएं, चीनी खाएंगे तो हमको स्वीट टेस्ट ही आएगा, क्योंकि चीनी का कांटेक्ट हो रहा है हमारे टंग से, ना कहीं हमारे कान से, आँख से या नाक से। तो ये चीज़ समझनी है कि जो हमारा स्टिमुलस है जिस ऑर्गन पे अफेक्ट डाल रहा है वही ऑर्गन उसको रिस्पॉन्स भी देगा। तो हमारा ऑर्गन जो है टंग वही रिस्पॉन्स देगा अपने अलग अलग टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से, अदर ऑर्गन उसमें कोई रोल अदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब फास्ट, क्विक, रैपिड। रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस automatically. Your rapid response to a stimulus automatically. ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप करे, तो उस पर हमारा कंट्रोल न रहे। तो उस तरह के एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह की जो हमारा एक्शन रिएक्शन होता है दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब क्विक और साथ में ऑटोमेटिकली, ऐसा रिस्पॉन्स जो हम लोग फटाक से हमारा बॉडी करे किसी भी स्टिमुलस के प्रति और अपने आप करे ऑटोमेटिकली। इसमें हमको सोचना न पड़े कि हमको ये करना है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप जो होता है तेज़ी से रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस के प्रति, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में पहले इसको मिटा देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल लिखा जाए तो जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई या स्नीजिंग, जैसे छींकते हैं हम लोग, स्नीजिंग, यॉनिंग, जमाई लेते हैं, यॉनिंग, जमाई लेना, या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आइस। इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में होती है। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, या फिर रिमूविंग हैंड्स फ्रॉम हॉट प्लेट। कोई हॉट प्लेट गलती से टच हो गया या हॉट कोई भी चीज़ है वो टच हो गया तो उस पर तुरंत हाथ हम लोग हटा लेते हैं। तो रिमूविंग हैंड्स फ्रॉम हॉट प्लेट एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं जो हम लोग अचानक करते हैं, बहुत तेज़ी से और ऑटोमेटिकली होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में खाना निगलना हो गया, है ना, खाना निगलना है, खाना इसोफेगस में मूव हो रहा है, तो इसोफेगस में हमारा कंट्रोल नहीं है। ये फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप में खाना अपने इच्छा से मतलब इंटर कर गया, हमने निगल लिया यहाँ तक मुंह से अंदर, उसके बाद फूड पाइप ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा कि हम फूड पाइप में आधे दूर पे खाना गया है उसको रोक लें पेट में जाने से। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी मतलब अपने आप वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं किसी स्टिमुलस के प्रति, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इसके कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। छींकना, जैसे छींकते हैं हम लोग, ये यानी जमाई लेते हैं, आँख बंद करते हैं, आँख पल के झपकाते हैं, खोलते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट आ गया तो आँख बंद कर लेंगे क्योंकि इरिटेट करता है लाइट, या बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, और बहुत अंधेरा हो गया तो आँख खोल लेते हैं लाइट की तलाश में। इस तरह के जो एक्शन होते हैं अपने आप, इनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्विकली होते हैं और ऑटोमेटिकली होते हैं। अब उसके बाद एक टर्म है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क
the pathway of reflex action is known as reflex arc। ठीक है।